महोदय, कल से अनुदान मांग पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और मुझे जहां तक जानकारी है कि 2009 के जुलाई महीने में कृषि के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई थी। 7.5 वर्ष के बाद आज जो चर्चा अभी समाप्त हुई है, इसमें 100 से ज़्यादा हमारे माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। कांग्रेस के सुरेश जी ने प्रारंभ किया था, हुकुमदेव नारायण यादव जी ने उसके बाद अपनी बातें रखी थी। अब 100 से ज़्यादा नाम न लेते हुए अपने सभी माननीय सदस्यों का, जिन लोगों ने इस वाद विवाद में भाग लिया, बहुमूल्य सुझाव दिए, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। चर्चा के दरमियान बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, एग्रीकल्चर के भी उठाए गए। एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन की भी बातें आई, एजुकेशन की भी बात आई और रिसर्च की भी बातें आई और एलाइड सेक्टर पर भी काफ़ी मित्रों ने चर्चा में न सिर्फ भाग लिया है बल्कि कई महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें दिया है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में कृषि क्षेत्र को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हुकुमदेव बाबू ने कल परिभाषा बताई थी किसानों की, 3 परिभाषा बताई थी। हम तीनों के विस्तार में नहीं जाते, लेकिन देश में जो कुल जोत है उसमें 85% छोटे और सीमांत किसान हैं और 2005-06 में औसत 1.23 हेक्टेयर जो एवरेज था लघु सीमांत किसान का, वो घटकर 10-11 में 1.15 हेक्टेयर हो गया है। इससे विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि करना आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गया है और इसका परिणाम हम सभी को सामूहिक रूप से भुगतना पड़ रहा है और मेरा मंत्रालय इसके समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। अब हम जो समाधान कर रहे हैं स्वाभाविक हो, हम आज़ादी के 70 साल में या मोदी सरकार के आने के 65 वर्ष पहले, 68 वर्ष की उम्र तक जो भाषा हम बोलते रहे तो 69-70 ईयर्स पुराने होने पर भी वो भाषा जल्दी समाप्त नहीं हो सकती और इसलिए हमारे कई मित्रों ने उन भाषाओं का प्रयोग किया जो वर्षों से करते आ रहे हैं कृषि और किसान के मामले में। हम उनकी भावनाओं से सहमत हैं, लेकिन हम एक ध्यान में जरूर लाना चाहते हैं कि संपूर्ण क्रांति तो नहीं हुई है, नहीं, थोड़ा सा सुधार हुआ है। अब आप देखेंगे, अब ये बात सही है कि जीडीपी में कृषि का योगदान 51-52 में 51.4% था, 51.4% और नीचे गिरते गया। अब राजनीतिक भाषा में उस पर बोलना ज़्यादा उचित नहीं है क्योंकि कृषि में राजनीति की बात कम, लेकिन कृषि विकास दर 51-52 में 1.5% था। फिर 12-13 में 1.5% था, 1.5% कृषि विकास दर। 51-52 में 1.5%, 12-13 में 1.5%, 14-15 में -0.13%। और आज हम कह सकते हैं कि इस 16-17 में हमारा जो अनुमानित कृषि विकास दर है वो 4.4% है। निश्चित रूप से हम थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। अब एक सवाल लगातार सब तरफ से आए हैं कि किसानों की आय दोगुना करना, स्वामीनाथन आयोग। हम सबको पता है कि 2004 में आयोग बना था, सोमपाल जी
जो वहाँ के थे बागपत के, वो उसके अध्यक्ष थे। बाद में स्वामीनाथन बने। 2006 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई। 2007 में जो उस समय सरकार थी, किसान नीति घोषित किया और उसमें 200 से ज़्यादा अनुशंसा थी। बहुत अनुशंसा उसमें माना गया। कुछ अनुशंसा दूसरे मंत्रालय का था, वहाँ भेजा गया। लेकिन एक अनुशंसा ये भी था कि समर्थन मूल्य 50% बढ़ाया जाए। उस समय इसको नहीं माना गया। आज भी हमने कोर्ट में दिया है। एक मित्र हमारे चर्चा कर रहे थे और फिर कहा जी आपने घोषणा पत्र में कहा था। घोषणा पत्र, अपना घोषणा पत्र तो पढ़ने की बहुत लोगों को छुट्टी नहीं है और मेरा घोषणा पत्र बिना पढ़े कमेंट करते जाते हैं। हमारे घोषणा पत्र में बहुत साफ है कि हम किसानों का जो लागत है, हमारी सरकार आएगी तो 50% यानी 1.5 गुना उसको लाभ मिले, इसकी व्यवस्था करेंगे। अब दोनों में बहुत अंतर है। अब इस दृष्टि से हमने क्या किया, हमारे एक मित्र बोल रहे थे और उसके बाद तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2 गुनी करेंगे। तो वास्तव में बहुत लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता है और विश्वास इसलिए भी नहीं होता है कि वो बोलते हैं कि इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। हमारे रामचंद्रन जी चले गए, वही बोल रहे थे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि 16 के प्रारंभ में ही इसके लिए कमेटी बन गई और 16 में 4 बैठकें और हर बैठकों की जो रिपोर्ट आती है उसको हम क्रियान्वित करते हैं। इस 17 में भी हमारी 2 बैठक हो गई और अप्रैल तक उसका रिपोर्ट आएगा। लेकिन रिपोर्ट का इंतजार हमने नहीं किया। पहली बैठक हुई 16 में, जो उसने रिपोर्ट दिया उसको हमने क्रियान्वित किया। दूसरी रिपोर्ट का क्रियान्वित किया। यानी हम लगातार इस दिशा में बढ़ रहे हैं और किस दिशा में हम कितना किए उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक सवाल जो उठाया गया बजटीय प्रावधानों का कि किसान की चिंता नहीं, या तो हमारी सरकार जब आई और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे सरकार, जब मीडिया के मित्रों ने पूछा कि आपकी सरकार की प्रतिबद्धता क्या हो, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, डंके की चोट पर कहा कि हमारी प्रतिबद्धता, हमारे सरकार की प्रतिबद्धता गांव गरीब और किसान होगा। और सिर्फ कहा ही नहीं, ये 3 वर्ष में जो हम कुछ किए हैं, बहुत नहीं कर पाए हैं। अब 67-68 वर्ष की नीतियों और 2-3 साल के अंदर उसको रिमॉडलिंग करना, फिर लागू करना। लेकिन हमने कुछ जरूर किया है जिसको जनता स्वीकार कर रही है। राजनीतिक कारणों से कुछ लोग भले स्वीकार न करें, लेकिन सबसे जो बड़ी हमारी उपलब्धि हुई है कि हमारे आने के पहले या हम भी आए तो जो बजटीय प्रावधान करते थे उतना खर्चा नहीं कर पाते थे। हम भी आए तो वही हाल था। एक स्वभाव ऐसा बना था, मॉनिटरिंग की कमी। हम आपके ध्यान में लाते हैं कि 11-12 में बजटीय प्रावधान 24,526 करोड़ रुपया था, जबकि खर्चा मात्र 23,290 करोड़ रहा। इसी तरह 12-13 में बजटीय प्रावधान 28,284 करोड़ था, जबकि खर्च मात्र 24,630 करोड़ हुआ। 13-14 में बजटीय प्रावधान 30,000 करोड़ रुपया था, जबकि खर्चा 25,000 करोड़ रुपया हुआ। जो प्रावधान था उतना नहीं हुआ। हम भी आए तो हम भी वैसा नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मॉनिटरिंग किया और हम लोग राज्यों में गए, राज्य के कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों के साथ बैठे। अब ये बात अलग है, बंगाल के हमारे मित्र नहीं है, अब हैं तापस मंडल जी नहीं है, आप हैं। अब वहां के बैठक में कृषि मंत्री ने, कई राज्य तो ऐसे हैं मिले हमको जहां के मुख्यमंत्री तक कुछ चिंता इस बात की, और मुख्यमंत्री बैठकों में समीक्षा में रहे। हमारे अरुणाचल के साथी बोल रहे थे, उनके ध्यान में नहीं था, मैं अरुणाचल गया था और मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री सब थे। उत्तर प्रदेश और बिहार के कृषि मंत्री ने तो कृषि मंत्रालय को आज तक नहीं देखा होगा। अब ये सब कुछ विडंबना है, लेकिन प्रयत्न किए और उसका परिणाम ये है, राज्य सरकारों ने भी इसमें रुचि ली है
लेकिन हमारे जाने के बाद, उनके साथ बैठने के बाद, और इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि 16-17 में जहां बजटीय प्रावधान 45,000 करोड़ रुपए का था, खर्चा हुआ 57,503 करोड़, संशोधित जो हमारा बजटीय अनुमान है। माने इसके पहले 3 बरस आप या उसके पहले का तो मेरे पास नहीं है, और 2 बरस हम, तो जो बजटीय आवंटन होता था वो संशोधित बजटीय आवंटन यानी खर्चा कम होता था। पहली बार ये 45,000 करोड़ के बदले 57,000 करोड़ से ज्यादा ये खर्चा हुआ है। अब एक बात और हम इस बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि बजट के विषय में जो कहा जा रहा है कि कम हुआ, ये बात ठीक है कि 14वें वित्त आयोग में हमने राशि राज्यों को दी, हम उधर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये तो 3 साल का आपका और 1 साल का हमने अपना बताया। लेकिन यूपीए कार्यकाल में जो कृषि मंत्रालय का बजटीय आवंटन था वो 10, 11, 12, 13, 14 कुल 1,04,337 करोड़, और हमारे 14, 15, 15, 16, 16, 17 और 17, 18 मिला दीजिए तो 1,64,415 करोड़ का बजटीय आवंटन है। यानी हमने बढ़ाया है, हमने इस बजटीय आवंटन को बढ़ाने का काम किया है। हम योजनावार चर्चा कर रहे थे, हमारे अरुणाचल के मित्र, जो कम हो रहा है। रुको देखिए, मैंने आपको एक बात बताया कि पहले जो बजटीय आवंटन आपके सरकार में होता था खर्चा कम होता था। हमने बताया कि हमारी सरकार में जो बजटीय आवंटन हुआ उससे ज्यादा खर्चा हुआ। दूसरा कि 4 वर्षों का हमने, ये मैं आपको दे दूं, मैं वो भी बताया, मैंने सर वो भी बताया। सर आप में से कोई नहीं बोले सर मैं इसीलिए दूसरा भी ध्यान में आपको ला रहा हूं कि 4 वर्ष का आपका कृषि मंत्रालय का बजट 1,04,000 करोड़ और हमारा 4 साल का 1,64,000 करोड़, और ये मैं आपके पास भिजवा दूंगा। उतना समझने में आपको बहुत देर लगेगा, ये कागज ले लीजिएगा तो समझ जाएगा। चल आप हाँ सर ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तो। अब हमारे एक मित्र ने बताया कि जो कृषि सिंचाई, कृषि विपणन, इस सब में भी कम होने की बात बताया पिछले वर्ष की तुलना में। तो उसके भी आंकड़े हमारे पास है कि यूपीए कार्यकाल के 4 वर्ष में कृषि सिंचाई के लिए 4,691 करोड़ और हमारे 4 साल के कार्यकाल में 6,940 करोड़ 48% की वृद्धि। कृषि विपणन 1,992 करोड़, हमारे कार्यकाल में, एनडीए के कार्यकाल में 4,293 करोड़। अलग अलग भी देखेंगे आपके 4 साल का और हमारे 3 साल का, ये राशि बहुत बड़ी राशि है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम किसानों की आमदनी बढ़े उस दिशा में हम निवेश कर रहे हैं। इसको बहुत विस्तार में नहीं ले जाएंगे, इसको इतना ही रखते हैं। अब विभाग ने इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में अच्छा प्रदर्शन किया है, बावजूद इसके कि 2 वर्ष बहुत सूखा का रहा है। आप देखेंगे कि जैसे दलहन उत्पादन वर्ष 13-14 में 19 मिलियन टन, वो बढ़कर 16-17 में 22 मिलियन टन हो गया। ये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं। तिलहन 13-14 में 32 मिलियन टन से बढ़कर 16-17 में 33.60 मिलियन टन हो गया। इसी प्रकार खाद्यान्नों के तहत क्षेत्र वर्ष 13-14 में 125.04 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 16-17 में 126.48 मिलियन हेक्टेयर हो गया। बागवानी क्षेत्र में भी
फॉलो ऑफ सब्जियों का संपूर्ण उत्पादन वर्ष 13-14 में 277 मिलियन टन से बढ़कर 16-17 में 287 मिलियन टन हो गया। और जैसा कि देखा जा सकता है कि विभाग की सभी पुनर्गठित योजनाओं ने 12वीं अवधि में योजना अवधि में अच्छा प्रदर्शन किया है, माने कुछ अच्छा कर रहे हैं। अब इसके अलावे जो द्वितीय अग्रिम अनुमान है इस वर्ष का, ये आजादी के बाद का रिकॉर्ड तोड़ अनुमान है। 20 मिलियन टन ज्यादा उत्पादन होगा पिछले वर्ष की तुलना। तो फिर कुछ मित्र कहते हैं पिछले वर्ष बहुत सूखा था, तो स्वाभाविक है कम हुआ होगा, तो इसलिए 20 मिलियन टन ज्यादा है। लेकिन 5 वर्षों का आदि उत्पादन का औसत निकालिएगा तो उससे 15 मिलियन टन ज्यादा है। और आजादी के बाद 13-14 में जो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था उससे 7 मिलियन टन ज्यादा इस वर्ष का द्वितीय अग्रिम अनुमान है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में आमूल-चूल परिवर्तन किया है और उन्हें तर्कसंगत बनाया है। तर्कसंगत योजनाओं का लक्ष्य सरकार राष्ट्रीय विकास योजनाओं के अति महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण के अनुसार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसानों की निवल आय में अधिक वृद्धि करके कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करना है। इस कार्यकलाप के एक भाग के रूप में पशुपालन क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा और किया जा रहा है। यह देखा गया है कि केवल खेती की तुलना में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश करने से किसानों को बेहतर लाभ प्राप्त होते हैं। अभी तक जो हम देखते रहे, लेकिन वर्ष 15 में मंत्रालय की अतिरिक्त अधिदेश के रूप में सरकार ने, पहले तो कृषि मंत्रालय था, कृषि विकास, लेकिन हमने उसमें किसान कल्याण को भी शामिल किया और इसके लिए अलग से एक डिवीजन बनाया फार्मर्स वेलफेयर के लिए। किसान कल्याण और किसान की आय बढ़ाने में कृषि की भूमिका है, लेकिन जब तक एलाइड सेक्टर बागवानी, पशुपालन, डेयरी पर जोर नहीं देंगे, हम पहले से भी ध्यान देते रहे, लेकिन अभी ज्यादा जोर नहीं देंगे तो आमदनी नहीं बढ़ेगी। अब इस दृष्टि से हम विचार करें तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य की समान रूप से ये महत्वपूर्ण हैं और इन्हें केवल खाद्य पोषक सुरक्षा और भारवाहक पशुओं की शक्ति बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, बल्कि समग्र कृषि जनसंख्या की सतता भी बढ़ा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक भारत में दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने की सुरक्षा के अनेक उपायों के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे तो 11 पंचवर्षीय योजना में 127.9 मिलियन टन से 15-16 के दौरान 155.50 मिलियन टन से अधिक दूध का उत्पादन किया गया है। 11वीं योजना के अंत से लगभग 24% वृद्धि के साथ 15-16 में लगभग 82.9 बिलियन अंडा उत्पादन कुक्कुट विकास में भी लगातार वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार मांस उत्पादन में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 5.15 मिलियन टन से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 7 मिलियन टन की बेहतर वृद्धि दर्ज की गई है। मछली उत्पादन 2013-14 में 95.72 लाख टन से बढ़कर 15-16 में 107.95 लाख टन हुआ है। पशुधन क्षेत्र की वृद्धि के लिए आहार और चारा महत्वपूर्ण है, जो कुल पशुधन उत्पादन की लागत का 60-70% होता है। 19वीं पशुधन संगणना के अनुसार देश की कुल पशुधन संख्या 512 मिलियन है, जिसमें से गोवंश संख्या लगभग 300 मिलियन है। देश में पशुधन के लिए आहार और चारे के रूप में अधिकतर किसानों द्वारा सामान्यतः फसल अवशेष, पराली, कृषि उत्पाद और हरे चारे का उपयोग किया जाता है। लेकिन मैं इसमें एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, दूध उत्पादन का जो विश्व का औसत वृद्धि दर है वो 2.2% है और हमारा 4.2% है। यदि आप 12-13
13-14 का वृद्धि देखेंगे तो 4% से नीचे है, और 15-16, 14-15 और 15-16 का यदि देखेंगे वृद्धि दर तो 4.4% है। इस 2 बरस के अंदर, 2 बरस के अंदर आप अरे रुको सर आप लोग बोलेंगे, उनको अवसर मिलेगा। सर ये अच्छी बात है कि आपके यहाँ भैंसा भी दूध देता होगा, लेकिन पूरे देश में ऐसा नहीं, पूरे देश में स्थिति नहीं है अभी। अब हमको कर्नाटक जाकर देखना पड़ेगा, कर्नाटक जाकर देखना पड़ेगा, कर्नाटक जाकर देखना पड़ेगा मित्रों। आप सर, आप सर नहीं, आपने किया, ये हमने कहा, आपने किया है, आपने भाई आपने किया है, आपने किया है 13-14, 12-13 नहीं, अरे रुको भाई, आपने किया है तब ना 12-13, 13-14 में 4%, मंत्री जी 4% गई है शहर को एड्रेस। मैं इस दृष्टि से बताना चाहता हूं कि किसानों की आय बढ़े। अब इसके लिए आप इस देश में 80% जो दूध गाय है वो है देसी नस्ल की गाय है, और हिंदुस्तान के गांव के किसान की आर्थिक प्रगति का जो मेरुदंड है उसका ये दूध उत्पादक पशु है। और हमारा 80% जो गाय है वो 20% दूध देती है, 20% दूध देती है, और विदेशी नस्ल के और संकर नस्ल की गाय 80% दूध देती है। आपने किया है, हमने कहाँ कह रहे कि नहीं किया। आप ना किए होते तो हमने 16, 13, 14 और 14-15 का हम क्यों बताते। लेकिन हम कुछ बढ़ रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। हम जब मानेंगे कि आप कुछ कर रहे थे तो आपको भी मानना पड़ेगा कि हम भी कुछ कर रहे हैं। तो सुनो, अब सर, अब ये जो है, इसके लिए जो विदेशी और संकर नस्ल की गाय हैं, जब आप सरकार में थे 10-12 बरस पहले, तो दुनिया के वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और यहां भी सब सदस्यों ने चिंता की है, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और 1 डिग्री टेम्परेचर यदि बढ़ गया तो विदेशी और संकर नस्ल की गायें काम के लायक नहीं रहेंगी। और देख सकते हैं आप, प्रजनन क्षमता कम हो रही है, बीमारियां बढ़ रही है। और ये जो 10-12 साल वैज्ञानिकों ने बताया, और ये भी बताया कि हिंदुस्तान की जो देसी नस्ल की गाय हैं वो उनके पास प्रतिरोधात्मक ताकत ज्यादा है, उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। सर उस समय ये बात पूरे विश्व के लोगों ने सुना, तो यहाँ की सरकार आपकी थी, उसने भी सुना होगा। और इसके बाद दुनिया के कई देशों में ने क्या किया कि हिंदुस्तान के देसी नस्ल के गायों को ले जाकर और उसका नस्ल सुधार शुरू किया। To promote only the Jallikattu, Tamil Nadu started to be. That is what. To promote that, central government let you come forward, protect that. Then only indigenous our. मैं सब विषय पर सर आऊंगा, सारे विषय पर आऊंगा सर। मैं सारे विषय पर, एक विषय जरा आमदनी बढ़ाने वाली शुरू किया ना कई मित्रों ने, तो अब इस पर जब हम सरकार में आए तो 100 में 1 रुपया इस काम पर खर्चा होता था, देसी नस्ल के सुधार पर। मैं दुनिया के 7-8 देशों में गया, वहां पर देखा कि हर अधिकतर देशों में नेशनल ब्रीडिंग सेंटर है, जो उस देश के देसी नस्लों के सुधार का काम। लेकिन अपने देश में 2 चीज लापता था। एक तो जो देसी नस्ल की उत्पादकता बढ़ाना, इस पर कोई ध्यान नहीं। हम ध्यान देते थे, 1% जरूर ध्यान देते थे, उसकी मैं सराहना करता हूं। और नेशनल ब्रीडिंग सेंटर नहीं। मैंने प्रधानमंत्री से चर्चा की और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन देश में बना, और उसके तहत राज्य सरकारों को मैं बधाई दूंगा। 27 राज्यों ने 35 प्रोजेक्ट भेजे
हमने उसकी स्वीकृति दी और लगभग अधिकतर राज्य इस दिशा में अपना काम शुरू कर दिया है। राज्य के अंदर जिला स्तर पर जाकर अपना देसी नस्ल का ब्रीडिंग सेंटर बनाना, फिर प्रतियोगिता आयोजित करना, उनको इनाम देना। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने अलग से 50 लाख रुपया आवंटित किया और एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन, एक नेशनल ब्रीडिंग सेंटर भी हिंदुस्तान में हो देसी नस्ल के लिए। लेकिन वो पैसा 50 लाख था, तो उसमें चूंकि देश बड़ा है, अब बड़ा है और 25 लाख में एक तैयार होता है, तो एक दक्षिण में आंध्र में और उत्तर के लिए मध्य प्रदेश में। आंध्र का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और मध्य प्रदेश का अब शुरू होने वाला है। तो देसी अब 80% गाय यदि 2-2 किलो भी 1-1 किलो भी दूध बढ़ाएगी तो 80 किलो बढ़ेगा, 20 किलो यदि 3-3 किलो भी बढ़ाएगी तो 60 किलो होगा। मतलब इस दिशा में आपने किया और हमने भी इस दिशा में कुछ शुरू किया है। इसके अलावा जो फिशरी है, इस पर हमारे मित्रों ने कई सवाल किए। मैं इसमें बताना चाहता हूं कि फिशरी के अंदर जो 2 महीना फिशिंग बैन होता है, ये सवाल उठाए थे हमारे मित्रों ने, तो उनकी आजीविका के लिए 2 महीना 60 दिन, तो उनके जीविका के लिए जो पहले था वो 600 रुपया प्रति माह मिलता था 2 महीना के। हम जिस समय आए तो तुरंत 900 किए थे 14-15 में, और 15-16 में उसको बढ़ाकर 1500 किया है। अब उसको 3000 कर दिया है। कहाँ 600? आपने किया, मेरा इससे मतभेद नहीं है, लेकिन वो 600 पर गया है। अब जो हमारे देश के अंदर मछली का उत्पादन, हमारे एक अधिकारी जहाँ मीटिंग में जाते हैं तो बोलते हैं वो मछली का काम देखते हैं कि जहाँ मछली वहाँ लक्ष्मी, ऐसा वो बोलते रहते हैं। खैर उनका विषय है, लेकिन मछली उत्पादन की कई योजनाएं चल रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के अंदर व्हाइट रिवोल्यूशन तो हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन चल रहा है, तो ब्लू रिवोल्यूशन, और नीली क्रांति के एक छतरी के नीचे तमाम योजनाओं को डाला और बजट में भी बढ़ोतरी की। और इस बार के बजट में तो भारी बढ़ोतरी हुई। और इनलैंड फिशरी, मैरीन फिशरी, और जो हैदराबाद के अंदर हमारा एक बोर्ड है NFDB, तीनों को एकीकृत करके और उसके माध्यम से हम तेज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट जो देश में है वो ये है कि 12 समुद्री मील के अंदर हमारे मछुआरे के पास अच्छे वेसल्स नहीं है डीप फिशिंग के लिए, और जिसको तमिलनाडु भोग रहा है। तमिलनाडु भोग रहा है कि वो 12 किलोमीटर के अंदर तो मछली अब है नहीं, और डीप फिशिंग की ओर जाने के लिए उसका वेसल्स नहीं है। और इसके लिए 2 साल 3 साल से हम भी मेहनत कर रहे थे। लेकिन इस बार हमारे बजट में इस गहरे मत्स्य की, मैं डीप फिशिंग के लिए भी 100 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। और हमने एक नई योजना उसमें लॉन्च की है, जिसमें हम उनका समूह बनाएंगे मछुआरों का, या फिर कोऑपरेटिव होगा, और इस भैंसिस का दाम 60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है। तो 40 लाख की सब्सिडी हम उनको देंगे, फिर राज्य से बात करेंगे, फिर नाबार्ड से बात करेंगे। लेकिन मछली उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी और हमारे जो मछुआरे हैं उनका भी आर्थिक सशक्तिकरण होगा। और नेपाल के साथ जो तमिलनाडु का हमारा बराबर का ही झंझट चलता है, तमिलनाडु और श्रीलंका के साथ, नहीं मेरा भी उनके साथ चलता रहता है, क्योंकि हमारे पास जब आते हैं और हम कहते हैं कि योजना को शुरू करो, तो उनके पास भी धन नहीं, मेरे साथ भी धन नहीं। और 2009 में जो हमने श्रीलंका के साथ समझौता किया था, उसमें 9 या 10 में, वो साल याद नहीं है, तो एक मेन जो इम्पोर्टेंट जगह है जो दोनों देशों के मछुआरे का वो ट्रेडिशनल सदियों से जो एक पॉइंट था, वो हमने उसमें श्रीलंका को दे दिया। उसके कारण भी हमारी परेशानी होती है। लेकिन वो तो अब मानना ही है, सरकार आपकी हो चाहे हमारी हो, जो दूसरे देश के साथ समझौता हुआ है वो तो हमारे लिए ही मान्य है। लेकिन डीप फिशिंग वेसल्स अब हम मछुआरों को देंगे, उसके समूह को देंगे, तो निश्चित रूप से मछली का उत्पादन भी बढ़ेगा और वहाँ के मछुआरों की हालत भी सुधरेगी।
अभी अभी जलवायु सर सर नहीं भाई सुनो, अरे भाई सुनो सर परमिशन सर, अरे रुको भाई, परमिशन उसको लेना पड़ेगा जो आरएसएस का नहीं है। मैं तो आरएसएस का स्वयंसेवक हूं, जब से होश संभाला हूं तब से आरएसएस की शाखा में जाने का अभ्यास है। तो जलवायु परिवर्तन के विषय में बहुत सारे सवाल आए हैं और उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। आपकी सरकार थी उस समय से योजनाएं सब चल रही है और इसमें मुख्य रूप से ये जो डिस्ट्रिक्ट कंटीजेंसी प्लान है, ये 623 जिलों को बनाकर हमने भेजा है और उसको हर साल अद्यतन करते हैं। और आपदा की स्थिति में इस कंटीजेंसी प्लान के अनुसार जो जिला स्तर पर हमारे अधिकारी हैं और कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, यूनिवर्सिटी हैं, मिलकर किसानों को ट्रेनिंग देकर, तो इसके माध्यम से तो खेती के दिशा में जलवायु परिवर्तन के संकट का कैसे सामना करें, इसके लिए बहुत सारी योजना है, लेकिन उसका विस्तार में जाना मैं ठीक नहीं मानता हूँ। इसी तरह से अब हमने पालतू पशु नस्लों में ताप सहन इंडेक्स बना लिया है, जिससे नस्लों में ताप सहन करने की क्षमता का पता चलता है। तदनुसार जलवायु अनुसार उपयुक्त नस्लों के प्रजनन को बढ़ावा दिया जाता है। मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जो हमने एक ई पशुधन हाट पोर्टल लॉन्च किया है कि ये किसान या किसी को अच्छे नस्ल की गाय खरीदना है, भैंस खरीदना है, तो देश में कहाँ घूमेगा। तो एक पोर्टल पर विश्व में पहला अपना देश है जिस पर आपके देश के सभी अच्छे नस्लों के दुधारू पशुओं का पूरा अता पता उस पर मिल जाएगा। किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये हमने अभी जारी किया है। और इसी तरह से जो सीमेन है उसको भी डाला है कि हमारे पास किस नस्ल के किस वैरायटी का किसका सीमेन कहाँ पर मौजूद है, तो इसके लिए एक हमने पोर्टल जारी किया है। दूसरा, ये जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड हर व्यक्ति को भी स्वास्थ्य की गारंटी, उसी तरह से हमने एक नई योजना शुरू की है देश में, वो शुरू किया है नकुल स्वास्थ्य कार्ड, कि देश के सभी जानवरों को नकुल स्वास्थ्य देने का नकुल स्वास्थ्य कार्ड। आदमी को स्वास्थ्य की गारंटी ले रहे हैं, खेत के स्वास्थ्य की गारंटी ले रहे हैं, तो अब देश में पशुओं के स्वास्थ्य की भी गारंटी लेना और उनको वो कार्ड उपलब्ध कराना। महोदय, ये जो कृषि शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, हमारे कई मित्रों ने सवाल उठाया है और मंत्रालय में भी मिलने आते हैं। आज मुझको अच्छा अवसर मिला है कि इकट्ठे सबसे मेरी बात हो जाए। ये शिक्षा राज्य का विषय है। हम कॉलेज नहीं खोल सकते, हम यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते, ये राज्य सरकार खोलती है, हम उसमें सहायता करते हैं। लेकिन जब कोई सुनता है कि पूसा, अब ये चिट्ठी पढ़ा ना, हम मुख्यमंत्री से कॉलेज खोलने के लिए ज़मीन मांगा, हमने मध्य प्रदेश में ज़मीन मांगा था, उत्तर प्रदेश में मांगा था, तो ये एग्रीकल्चर में या जनरल एजुकेशन में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाते हैं उसके तहत यदि खोलना है तो हम राज्य सरकार से ज़मीन मांगते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अपने देश में जो पूर्वोत्तर में एक है, तो वो जो जनरल यूनिवर्सिटी राज्य का है उससे भी छोटा है, वो छोटे छोटे 6 राज्यों के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत पहले बनाया गया था, लेकिन इधर जो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना जनरल एजुकेशन का, तो हर राज्य में कम से कम एक, कहीं कहीं 4 है, 5 है, लेकिन एग्रीकल्चर में इसका संकट रहा है। लेकिन पिछले 3 वर्षों के अंदर 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के शुरू किए गए। वो जो शुरू किए गए, ये दोनों हमारे मन की उपज नहीं है, हमने किया जरूर, लेकिन ये बहुत पहले से 1904 में अंग्रेज आए थे, इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में बनाए थे। वो पूसा यहाँ चला आया, बाद में वो छोटा यूनिवर्सिटी बन गया। तो योजना आयोग ने बहुत पहले उसको सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कहा था, और मेरे मंत्री बनने के पहले शरद पवार जी की 8 बैठक और 27 मीटिंग 10 वर्ष में उस राज्य सरकार के साथ हुआ था, लेकिन वो काम नहीं हो पाया था। और ये जो झांसी का था, और इस दोनों के कैबिनेट नोट में 4-4 कॉलेज खोलने का था, लेकिन भारत सरकार कॉलेज, यूनिवर्सिटी
अस्पताल किसी राज्य में नहीं खोलती है। यदि एम्स खोल सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल सकता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी, राज्य का अस्पताल, कॉलेज, ये सब राज्य सरकार खोलती है। रहा सवाल एक्सटेंशन का, तो एक्सटेंशन में भी दो प्रकार के एक्सटेंशन है। एक तो है फ्रंट लाइन एक्सटेंशन और एक है फील्ड एक्सटेंशन। ये जब कृषि विज्ञान केंद्र की बात आती है तो बहुत सारे हमारे मित्र जो बोलते हैं वो भी सही बोलते हैं कि 50 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, हम उस रास्ते से जा रहे हैं, बोर्ड देख रहे थे, कुछ नहीं बाहर में दिखाई देता। ये कमेंट होना स्वाभाविक था और ये बात सही है कि बैठे हुए थे सब, लेकिन उनका काम भी फील्ड एक्सटेंशन का नहीं है। जो राज्य के अंदर, राज्यों को हम लोग पैसा देते हैं, उसके पूरे आंकड़े हैं। राज्य के अंदर, जिला के अंदर फिशरी के पदाधिकारी होते, हॉर्टिकल्चर के होते, आपको एग्रीकल्चर अधिकारी होते हैं, और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की भी अथॉरिटी होती है जिसमें आत्मा के पदाधिकारी बोलते एक रहते हैं, आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन अथॉरिटी। और हर ब्लॉक में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के जो अथॉरिटी है उनके भी 3-3 अधिकारी रहते हैं। अब फिर ब्लॉक में एग्रीकल्चर के, वेटनरी के, हॉर्टिकल्चर के सब रहते हैं, और पंचायत के अंदर फार्मर्स फ्रंट के लिए पैसा जाता है। अब ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं थी, तो खैर वहाँ अब स्थिति बदली है महोदय। देश की स्थिति ये बदली है कि अब देश के लोग जानने लगे हैं, किसान अब धीरे धीरे जानने लगे हैं कि मेरे लिए कौन कौन योजना चल रही है। और निश्चित रूप से मानिए कि कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये ठीक है कि भारत सरकार को नीतियां बनाना है, उसकी मॉनिटरिंग में भी समय देना है, क्रियान्वयन में भी ऑफिस से बाहर निकलना है, उसको नीचे तक जाना है, लेकिन जो राज्य सरकार इसमें जितनी तेजी से लगती है उतना उसके परिणाम वहां प्रकट होते हैं। 3-4 राज्य आपके उदाहरण हैं कि जहां आज से 10 वर्ष पहले कृषि विकास दर 12% पर चला गया। एक राज्य सरकार, एक राज्य में आज 20% से ज्यादा है, कुछ राज्य 10% पर पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए एक्सटेंशन के लिए जिला स्तर पर हर जिला में 150, 200, 300 पंचायत से लेकर ब्लॉक तक अधिकारी है। जहां तक कृषि विज्ञान केंद्र का सवाल है, इस संबंध में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस 3 वर्ष के अंदर हम भी गए 50 कृषि विज्ञान केंद्र में। कहीं ट्रैक्टर पर देखा कि पीपल का पेड़ उगा हुआ है, कहीं जीप पर फसल उगा हुआ है। तो हमने प्रधानमंत्री से बात की और अंत में 3800 करोड़ की कैबिनेट ने हमें स्वीकृति दी। और उसके बाद से कृषि विज्ञान केंद्र की अब जो संख्या हो गई हमारे यहाँ 668, और इसमें हर कृषि विज्ञान पर हर प्रकार की गतिविधियां हमने शुरू की। कुछ गतिविधियों का मैं जिक्र करूंगा, जैसे सॉइल हेल्थ है, ठीक है, हमारे बजट में हुआ है, हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक लैब लगाएंगे। लेकिन आप लोगों में से ध्यान में आना चाहिए कि हमने पिछले ही वर्ष में लगभग देश के 500, 450 में हमने मिनी लैब दिया है टेस्ट करने के लिए, जो किसान, क्योंकि इसको फ्रंट लाइन काम करना है। लेकिन राज्य को बड़े पैमाने पर पैसा दिया है, उस पर बाद में हम आएंगे जैविक खेती पर। लेकिन इसके लिए हमने कृषि विज्ञान केंद्र पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए उसके कैंपस के अंदर, और उस कार्यक्रम में 16 हमारे केंद्रीय मंत्री गए, 3 मुख्यमंत्री गए, 95 सांसद गए, 143 विधायक गए, लगभग 34 राज्यों के मंत्री गए कृषि विज्ञान केंद्र में। पहली बार इन कार्यक्रमों में भाग लिया। आप लोगों में से भी बहुत लोग गए होंगे। इसी तरह से चरण सिंह का जन्मदिन 23 दिसंबर, अटल जी का 25 दिसंबर, तो एक सप्ताह का जय किसान, जय विज्ञान सप्ताह मनाना, किसानों को बुलाना, उनको नई टेक्नोलॉजी बताना, और अन्य गतिविधियां भी हमने शुरू किया। मछली बीज का उत्पादन, 637 कृषि विज्ञान केंद्रों पर मछली बीज का उत्पादन, 637 केंद्रों पर उन्नत किस्मों का। मिनिस्टर, रिगार्डिंग कृष्ण केंद्रीय विद्या केंद्रीय centers. तो most of the run by the NGOs, most of the things. Krishi Vignan Kendra, what you are telling. Run by KVK, that what you said. Most of the... मैं ये बता रहा हूं कि कृषि विज्ञान केंद्र
most are run by NGOs. एक These NGOs sometimes ठीक, they are समझ doing गए। well. इस Am I देश getting में जो that? कृषि Okay. विज्ञान Some NGOs they are सर, having some other address. They are running. They are not properly running. इस देश में जो कृषि विज्ञान केंद्र है 600 Government is Yes, I am. okay. Some NGOs are running. Yes, I am replying, sir. 668 में लगभग 100 एनजीओ के पास, ये रुको भाई रुको, 100 आईसीआर के पास और 500 राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से चलता है। अब हमने कल प्रथम पुरस्कार दिया जो एनजीओ द्वारा संचालित है, बंगाल के अंदर रामकृष्ण मिशन का है। लेकिन ये बात भी सही है कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक लोगों के पास है, राजनीतिक लोगों के पास है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने मोदी सरकार के आने के बाद इस पर रोक लगाया है और कई लोगों की नाराजगी का शिकार भी मुझे होना पड़ता है। और पुराना जो हमने जांच कराया है तो आपके ही राज्य के सर, आप ही के राज्य के 2 ऐसे निकल गए कृषि विज्ञान केंद्र जो एनजीओ के पास है और दोनों का कोई अकाउंट नहीं, तो हमने उसका अनुदान बंद कर दिया। 2 तमिलनाडु के ही हैं दोनों। अब हाँ, अभी हमारी जब आदरणीय राजनाथ जी कृषि मंत्री थे तो उन्होंने तय किया था कि हर जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र। और आपको आश्चर्य होगा कि उस समय 350 के लगभग एक बार वो स्थापित हुआ था। और मैं उस समय लोकसभा का सदस्य था और मेरे यहाँ भी कृषि विज्ञान का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय राजनाथ जी गए थे। तो उस समय इन्होंने जो तय किया था कि हर जिला में कम से कम एक होगा। बाद में योजना आयोग ने 50 नए जिले बताए कि इसमें 2 होना चाहिए। अब हम लगातार लगे हुए हैं इसमें, लेकिन हमारे एक वक्ता बोल रहे थे जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार को हमने 8 पत्र दिया, वो पत्र उनके पास था जिसमें 8 नए जिले बने, बहुत दिन हुए, जमीन हमको नहीं मिल रहा। और 21 में 8 और बाकी 13 जो बड़े जिले हैं उत्तर प्रदेश के उसमें 2 बनाना है, तो कहीं जमीन नहीं दी। और 4-4 पत्र हमने दिया और मुझे अब विश्वास है कि अब जाएंगे और मुझे मिल जाएगा। लेकिन हमने इस बीच में 31 हमने बनाया है। 31 हर जिला में एक होगा। लेकिन तेलंगाना के स्पीड में कि एक राज्य में 11 जिला है और एक ही बार 20 जिला बना देंगे तो थोड़ा कठिनाई तो जरूर होगी। तो यदि 2 छोटे छोटे जिला होंगे तो अभी एक से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन सिद्धांत नए जिले में, लेकिन आज उत्तर प्रदेश यदि एक के बाद 150 जिला की घोषणा कर देगा तो हमारे लिए कठिन होगी। ये राज्य सरकार ध्यान रखे कि अभी हम जो बड़े जिला में 2 बना रहे हैं तो ऐसा स्थान तो राज्य सरकार को देना है, नहीं तो एक एमपी के क्षेत्र में ही 2 देगा। जिला बड़ा है यदि तो ये राज्य सरकार इसका ध्यान रखे। दूसरी जो चिंता थी ऋणग्रस्तता, और ये जो संस्थागत ऋण प्रवाह में सुधार की जरूरत है, ये बार बार हम चर्चा करते रहे। कुछ सदस्य भी बोलते रहे हैं कि कर्जा देंगे ऐसा क्यों, लेकिन बहुत सारे सदस्यों का ही मांग रहा है सदन में कि ये जो प्राइवेट से जो लोन लेते हैं किसानों, बहुत बड़ा शोषण करता है। इसलिए संस्थागत ऋण प्रवाह में सुधार करने की आवश्यकता है। तो मैं बताऊं कि 13-14 में 7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 16-17 में 9 लाख करोड़ हुआ और 17-18 के लिए 10 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई। एक हमारे मित्र ने कल सवाल उठाया कि मिल पा रहा है क्या, तो मैं बताना चाहूंगा कि 16-17 में जो 9 लाख करोड़ था, 31 दिसंबर
16 तक 8,14,000 बढ़ चुका है। और मुझे विश्वास है कि पहला साल ये होगा कि 9 लाख करोड़ का जो टारगेट है वो बढ़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि मार्च तक, जनवरी से मार्च तक का अभी रिपोर्ट नहीं आया है। ये ब्याज सहायता के लिए अभी बड़ी चर्चा हो रही थी, हमारे एक मित्र बोल रहे थे और हमारे आदरणीय खड़गे जी ने भी कुछ खड़ा होकर कहा है। देखिए, ये ऋण भारत सरकार के खजाने में लोग टैक्स देता है, राज्य के खजाने में टैक्स आता है, और 14वें वित्त आयोग के बाद भी राज्यों को बड़ी धनराशि गई, उसके भी आंकड़े मेरे पास है। अब कर्नाटक की आपकी सरकार, उसके पहले येदियुरप्पा जी की सरकार 9% ब्याज बैंक को देना पड़ता है, तो 2% तो बहुत पहले है। हमको ध्यान में है कि राजनाथ जी जिस समय मंत्री थे 2%, 9% से 7 पर आया था, और बाद में 3%, आप लोग के समय की ही बात है। तो 3 या 5% हम राज खजाने से दे देते हैं और 4% किसान देता है, यही है जो फसली ऋण है। लेकिन कर्नाटक की सरकार, जब येदियुरप्पा जी थे, और उसके बाद आपकी भी सरकार को हम बधाई देंगे कि आप उस सरकार ने भी 4% राज खजाने से देना शुरू किया और किसान को शून्य ब्याज दर पर ऋण मिलता है। अरे आने दीजिए। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार, गुजरात की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ने भी अब मात्र 1% किया है, माने उसको बाकी राज खजाने से दे रहा है। और ऐसी स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश की कोई सरकार यदि एक काम करती है कि वो भी जो 4% देना पड़ता है किसान को अपने खजाने से दे देगा और लघु और सीमांत किसानों को कर्जा भी माफ कर देगा, तो इसकी आलोचना करने से तो अच्छा है कि उस राज्य का अनुकरण करें जैसे कर्नाटक का अनुकरण अन्य राज्यों ने किया। हाँ, उड़ीसा भी। तो ये अच्छी शुरुआत है देश में कि राज्य सरकार और एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ में अधिक प्रगति चाहते हैं, तो हमें राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। और इसीलिए मेरे पास इस समय है कि किस राज्य को कितनी राशि गई और कितना खर्चा वो नहीं कर पाए, लेकिन ये कहने से थोड़ी मेरी कटुता बढ़ेगी। मैं कटुता नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं मिलजुल कर उसको रुको भाई। अब ये अच्छी शुरुआत है, इसका हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। बंगाल के हमारे मित्र ने कहा कि जो बीमा का प्रीमियम है राज्य सरकार ने दे दिया, ये अलग बात है कि चुनाव का समय था, लेकिन ये अच्छी बात है, इसका भी अनुकरण करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की नई सरकार जो काम करेगी उसका भी अनुकरण होना चाहिए। कर्नाटक ने जो किया, महाराष्ट्र जो कर रहा है, और फिर हमारे एक मित्र ने कहा कि समर्थन मूल्य, बोनस। देखिए, सभी राज्य, मेरा ये मंत्रालय है दूसरा, फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अधिकतर राज्यों में या सब राज्यों में चावल गेहूं तो राशन में आप देते हैं। अगर देते हैं तो राज्य में जितनी जरूरत है उतना यदि आप खरीदेंगे, यदि वहां होता है तो ये बाहर से जो ढुला कर जाता है, ये पंजाब, बिहार और यूपी, बहुत बड़ी आबादी है उसमें। जो फूड सिक्योरिटी मिशन है, देखेंगे बहुत बड़ी आबादी उसमें कवर है। अब 1 किलो अनाज जब जाता है तो 8 रुपया का खर्चा लगता है। तो हमारे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर ने कहा, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़, ये लोग बोनस देते थे कि बोनस मत दो भाई, जितना तुम्हारे राज्य में जरूरत है उतना खरीदो। हाँ, बिहार देता है, अब मान लिया। लेकिन क्या कहा कि रुको नहीं, ठीक है, दिया बोनस दिया, लेकिन कहा, सुनो भाई, मध्य प्रदेश को कहा और बिहार को कहा, छत्तीसगढ़ को कहा, महोदय, कि बोनस राज्य में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खरीदेगा तो बोनस का हिसाब हम नहीं करेंगे। तो सुनो भाई, तो किसान के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण मध्य प्रदेश है। उसने कहा कि ठीक है, हम बोनस नहीं देंगे, लेकिन हम किसान को तो लाभ पहुंचाएंगे। तरीका उसने निकाला। क्या तरीका निकाला कि किसान यदि 1 लाख रुपया ऋण लेता है तो 3% तो भारत सरकार दे देती है,
4% राज्य सरकार देती है। आई बोनस वाला जब फूड मिनिस्ट्री ने कहा तो उसने एक नया कर दिया कि अब 1 लाख कोई कर्जा देगा तो शून्य ब्याज दर पर तो लेगा ही, लेकिन 90,000 ही वो कर्जा लौटाएगा, 10,000 उसको माफ करेगा। इसका भी अनुकरण होना चाहिए। और बिहार यूपी का जहां तक सवाल है, जितना अनाज देना है राशन में, गेहूं चावल, उतना भी नहीं। बिहार का तो 50 के बदले 10 या 12 लाख टन की खरीद होती है, नहीं खरीद पाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में मध्य प्रदेश से गेहूं जाता है, पंजाब से, हरियाणा से, और 1 किलो पर 8 रुपया का खर्चा आखिर देश ही का बर्बाद होता है और राज्य को खरीदना है। आत्महत्या की चर्चा हो रही थी। देखिए आत्महत्या देश में होना ये हम सबके लिए शर्म की बात है। जितनी आत्महत्या हो रही है उसमें 9% आत्महत्या कृषि से रिलेटेड है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कम है, बल्कि 1% भी होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा शर्मिंदगा का विषय है। लेकिन आप कल्पना करिए, हमारे बिहार के मित्र जयप्रकाश जी नहीं हैं, आप आत्महत्या की बात कर रहे हैं। 3 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष पहले ये समर्थन मूल्य की बात भी बहुत हो रही है। समर्थन मूल्य जो किसान का धान का मिलना चाहिए, जो आज तय है। आप दिल्ली में बैठिए, कलकत्ता चले जाइए, 100 किलोमीटर दाएं बाएं, कहीं किसान को नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम कोई नहीं लगते, लगना चाहिए ना। मैं बिहार की घटना, बिहटा की घटना बताता हूं। एक कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल चावल का मिल है, उसके नजदीक धान क्रय केंद्र गेट पर खुलता है। एक किसान आता है, वो बेचने के लिए आता है, और नहीं तो वो कहता है कि नहीं 1,000 रुपये दे दो। उसमें आदमी नदारत है, क्रय केंद्र में नदारत है। वो कहा कि नहीं हम तो इतने पर बेचेंगे, और अंत में उसी किसान ने आत्महत्या की थी। सर, ये आत्महत्या जो विषय है, राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों को मिलकर इसकी चिंता करनी होगी। जो योजनाएं हमारी चल रही है उसका लाभ उस तक पहुंचे, इस प्रयास में पहला कदम हमको मिलजुल कर उठाना पड़ेगा। इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, समझे ना। तो मैं कह रहा था, लेकिन इसके अलावे भी कुछ योजनाएं हैं। देखिए मैंने कहा कि मिलजुल कर इसका समाधान करना पड़ेगा कि राज्य सरकार, भारत सरकार। सर, इसमें भारत सरकार जो है मूल्य स्थिरीकरण फंड, महोदय एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि मोदी सरकार आने के बाद उसने घोषणा की मूल्य स्थिरीकरण फंड, और ये नई योजना थी। लेकिन इसका आप देखेंगे तो 14-15 में तो 50 करोड़, 15-16 में 710 करोड़, लेकिन 16-17 में 3,388 करोड़ रुपये इसमें अभी तक खर्च किए गए। बड़ी तेजी से राज्यों, जिन राज्यों का सहयोग मिल रहा है और राज्यों में फंड निर्माण हो रहा है। आंध्र को इसमें 25 करोड़, तेलंगाना को 9.15 करोड़, पश्चिम बंगाल को 5 करोड़ की राशि राज्य मूल्य स्थिरीकरण फंड स्थापित करने के लिए दी गई। ये नई व्यवस्था है, 1 साल आते आते और ये पूरा हो जाएगा। इसी मूल्य स्थिरीकरण फंड के तहत प्याज के लिए 20,000 MT बफर स्टॉक की खरीद की जा चुकी है, और इसी मूल्य स्थिरीकरण फंड के द्वारा दालों के लिए 20 लाख MT बफर स्टॉक की खरीद की जा रही है। लेकिन अब सरकार राज्यों में ही ये मूल्य स्थिरीकरण फंड स्थापित कर रही है। जो राज्य आगे बढ़ रहा है, और 3 राज्य मैंने बताया, आंध्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, इस दिशा में आगे बढ़ा है। इसी तरह से समाप्त करने का आदेश हो रहा है, लेकिन अन्य भी हमारी योजनाएं हैं, हम उसको बताएंगे। अन्य भी बाजार हस्तक्षेप योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना, जिनका समर्थन मूल्य तय नहीं है उनके लिए योजना है। और कई राज्य सरकारें योजनाएं पहले प्रचारित नहीं था। सुपारी की बात आई है, अभी 1,000 करोड़ का नारियल मूंगफली की खरीद एक राज्य में हुआ, गुजरात में। कर्नाटक इसका लाभ उठा रहा है, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र। प्लीज आप मैं वो बता रहा हूँ, क्रॉस टॉकिंग नहीं होना।
अब फसल बीमा की बड़ी चर्चा हुई। क्रॉस टॉकिंग नहीं होना सर, फसल बीमा की बड़ी चर्चा हुई है और हम सबको पता है कि पहले जो फसल बीमा था उसमें कई विसंगतियां थी और इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है और विरोधी भी मानते हैं कि ये जो नई फसल बीमा योजना है इसमें किसान को पहले से ज़्यादा सुरक्षा कवच है। उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक उदाहरण बताएंगे कि पिछले वर्ष जो खरीफ था उसमें 3 करोड़ 9 लाख किसानों ने बीमा कराया था। 15 के खरीफ में 3 करोड़ 9 लाख, तो जो ऋण लेता है उसकी तो मजबूरी है कराना। 3 करोड़ 9 लाख में मात्र 15 लाख गैर ऋणी थे जो अपनी उत्सुकता से जाके पैसा देके बीमा कराए थे 15 के खरीफ में। 16 के खरीफ का आंकड़ा चिल्ला कर बोल रहा है कि 16 के अंदर 3 करोड़ 90 लाख किसानों ने बीमा कराया और इसमें 1 करोड़ 15 लाख किसान जो गैर ऋणी हैं अपना प्रीमियम देकर बीमा कराए हैं। इस बात को साबित करता है कि किसानों का आकर्षण बढ़ा है। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश का ले रहा था आंकड़ा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में इसमें था कि आपदा आती है तो आंकड़े हेरा फेरी ना हो, इसके लिए स्मार्टफोन सभी को दिया गया है नीचे में और उसके माध्यम से आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन आंकड़े आएंगे तो बात का विषय है, लेकिन तत्काल उसको राहत मिलना चाहिए 25%। तो उत्तर प्रदेश में 75,000 किसानों के खाते में 34 करोड़ रुपया 25% गया है और शायद उसी खुशहाली का प्रगटीकरण इस चुनाव में तो नहीं हुआ है। मुझको जो जैसा लगता है कि किसानों को बड़ी राहत हुई है। इसी तरह से आपदाएं आती है। अब आपदा आती है तो जो आपदा आती है उसमें कई राज्यों में आपदा है और तमिलनाडु की चर्चा हुई है, बहुत सारे विषय हैं उसमें, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आपका ज्ञापन आया और तुरंत हमारी टीम गई और टीम ने अपना पूरा आकलन करके 3 दिन पहले गृह मंत्रालय को भेजा है और 1 सप्ताह के अंदर हम लोग मीटिंग करके उस राशि को भेजेंगे। इसी प्रकार से कर्नाटक में जो खरीफ का आया था वो तो राशि सैंक्शन हो चुका है, मेरे मंत्रालय से चला गया, एचएलसी ने गृह मंत्रालय ने सैंक्शन भी कर दिया। लेकिन रब्बी पहला राज्य है कर्नाटक जिसका रब्बी का आया है और वो भी हमने कल गृह मंत्रालय को भेज दिया है आपके आदेश से और उसको भी 1 सप्ताह के अंदर करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय आपदाओं का भी एक बार जब आंकड़ा आप देखेंगे, देखिए राज्यों के अंदर, सर 1 मिनट, राज्यों के अंदर आपदा कोष होता है और रुको भाई, तो सरकार बदलो भाई, हम नहीं कुछ कर सकते, कोई सरकार और नहीं देती है तो सरकार। प्लीज चलिए प्लीज, नो उनको बैठा है। यस माननीय मंत्री जी, प्लीज कंप्लीट करें। ये जो राज्य आपदा कोष होता है इसमें 75% भारत सरकार राशि देती है कि राज्य आपदा कोष में ये राशि रखो और जब आपदा आए तो इसका इस्तेमाल करो। और जब एक समाप्त होता है या कुछ ऐसी आपदा आ गई जो एनडीआरएफ के नॉर्म्स के अंदर आता है तो मेमोरेंडम दो तो एनडीआरएफ से तुमको मदद की जाएगी। अब ये राज्य के अंदर जो आपदा कोष होता था, हमारे केरल के यदि मित्र होंगे तो वहां पर 10 से 15 तक जो राज्य आपदा कोष में पैसे का आवंटन था वो 724 करोड़ मात्र था। मोदी सरकार के बाद जो 5 वर्ष का आवंटन है वो 1022 करोड़ रुपया है, माने काफी बढ़ा है। बिहार के हमारे मित्र बता रहे हैं तो उनको भी बताए कि पहले 5 साल का आवंटन 1457 करोड़ था, मोदी सरकार के बाद ये आवंटन हो गया 2541 करोड़। लेकिन ये राशि बहुत बड़ी नहीं है, राशि बड़ी है बहुत, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। और इसीलिए जो राज्य सरकार ज्ञापन देगी, स्मार पत्र देगा, निश्चित रूप से जिन जिन राज्यों ने दिया है
हमारी टीम गई है और उसकी जो हमने सहायता की है उसका भी आंकड़ा यदि बताएं तो राष्ट्रीय आपदा कोष से 2009 से 14 तक सूखा के मामले में, ओला के मामले में, सारी आपदाएं मेरा मंत्रालय नहीं देखता है, लेकिन 2009 से 14 तक जितने देश के राज्य हैं उनको राष्ट्रीय आपदा कोष से 17,000 करोड़ रुपए मिले। और मैं अपना दिसंबर तक का बता रहा हूं, दिसंबर तक, अभी 4-5 राज्य को देना है, दिसंबर तक माने 2.5 साल के अंदर हमने 26,000 करोड़ रुपया राज्यों को राष्ट्रीय आपदा कोष से दिया है और अभी 3 राज्य का बाकी है। तो बिहार से और केरल के मित्र हमारे बोल रहे थे कोई ज्ञापन नहीं आया, कोई मेमोरेंडम नहीं आया। सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार को है, उनका कैबिनेट घोषित करता है और उसके बाद वो मेमोरेंडम आता है तब उसको प्राप्त होता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार, यस, देखिए आदरणीय खड़गे जी बोल रहे थे कि सब काम हम कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। आपका ये कहना था कि मैं, लगता है मेरे बात से कि सब काम हम ही कर रहे हैं, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपने भी किया। आपने किया कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उस समय एक कमेटी बनी कि ये जो अच्छा बाजार बने जिसमें किसान को अच्छा मूल्य मिले। ये 4-5 की बात है, 3-4 की बात है। उसके बाद वो सरकार गई, आपकी सरकार आ गई तो एक कमेटी बनी, मंत्री समूह बना। 10 साल में सिर्फ हुआ कि एक मंत्री समूह बना और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यस, 3, 4, 5 में जो कुछ हुआ था उसकी शुरुआत मैं फिर कर्नाटक को बधाई दूंगा कि कर्नाटक में येदियुरप्पा जी ई मंडी के कुछ उपक्रम शुरू किए, कैबिनेट मीटिंग बुलाए, कुछ किया और बाद में जो कांग्रेस की सरकार आई उसने भी अच्छा काम किया और 50 मंडियों को ई मार्केटिंग से जोड़ा। अब लेकिन 10 साल में पूरे देश में सर कुछ नहीं हुआ और हमारी सरकार आते प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बैठक बुलाई और राज्यों को कहा कि आप राज्य मंडी कानून राज्य बनाती है कि मंडी में कानून में परिवर्तन करिए और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दीजिए। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। 6 बज गई है, अभी हमें अगला भी विषय लेना है चर्चा के लिए, तो अगर सदन के सहमति हो तो 2 घंटे का समय बढ़ा दें। डिफेंस वो भी महत्वपूर्ण विषय है, तो 8 बजे तक बैठे और प्लीज नाउ प्लीज कंप्लीट, क्योंकि दूसरा विषय लेना है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मगर अब इसको स्वयं रुचि ली और राज्यों से आग्रह किया और सभी राज्य के कृषि मंत्री को लेकर हम कर्नाटक गए और अंत में 17 राज्यों ने अपने राज्यों के कानून में परिवर्तन किया और 17 राज्यों ने अपने कानून में परिवर्तन किया और अंबेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे मंत्रालय ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया और 250 मंडियों को 1 ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया गया। और पहली बार कोई सरकार है देश में जो कहती है कि हम इतना दिन में काम करेंगे। पहला कोई प्रधानमंत्री है जो बोलता है कि इतने दिन में हम काम करेंगे। लक्ष्य, हम तो लक्ष्य से भटके हुए थे, लक्ष्य का आता पता नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 6 महीना पहले कि हम 250 मार्केट को जोड़ेंगे और मार्च 17 आते आते 150 और मार्केट जुड़ेगा उसमें और मार्च 18 आते आते 585 मंडियां 1 ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा। और मैं एक बता दूं कि अभी जो 250 मंडियां जुड़ी है उसमें जो पोर्टल चल रहे हैं वो अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, तेलुगु में भी उपलब्ध है और स्मार्टफोन ऐप भी तैयार है और 10/3/17 तक 33 लाख किसानों ने और 36,000 आयुक्त एजेंटों ने 78,000 व्यापारियों को इनाम पोर्टल के साथ पंजीकृत किया गया है और 13,000 करोड़ रुपए की सामग्री किसानों ने बेची है। मार्च 18 आते आते हम देश के बड़ी मंडियों को जोड़ेंगे। अब हमारे बिहार के मित्र चर्चा कर रहे थे बाजार के, अब बिहार की सरकार और केरल की सरकार मंडी कानून में कोई कानून ही नहीं है और नया कुछ कानून भी बनाना चाहते हैं। इसलिए जयप्रकाश जी का जो सवाल था अपने मित्रों से जाकर वहां पूछें। जयप्रकाश जी ने एक और बात कही थी चीनी मिल की, उनके स्मरण में होगा, उनके स्मरण में नहीं होगा लेकिन उनके पड़ोस में बैठे हुए जो
हमारे कौशलेंद्र जी हैं, उनको स्मरण में होगा कि जब हम वहाँ सरकार में थे, गन कंट्रोल एक्ट में बहुत साफ है, ये सारे अधिकार राज्यों को है। और इसी अधिकार के आधार पर जब हम सरकार में थे बिहार में, तो 5 बंद चीनी मिलों को नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चालू किया। लेकिन अब हम अलग हैं, अब आपका कैसा असर है उसी का परिणाम निकलने वाला है। जयप्रकाश जी, आप वहाँ बात करेंगे। हमारे बहुत सारे मित्रों ने सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनका वाक्य था कि दुनिया के अन्य देश के लोग अपने मिट्टी को जमीन का टुकड़ा मानते होंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की मिट्टी को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, इसे माँ मानते हैं। माँ हमें जरूर पैदा करती है, लेकिन इसी माता के गोद में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बनते हैं। और माँ जब तक बीमार रहेगी तब तक किसान का भला नहीं होगा, और इस बात को सबों ने स्वीकार किया है। लेकिन मैं ध्यान में लाना चाहता हूं, 2007 में पूरे विश्व को चेतावनी दी कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करो। खड़गे जी ने काम बहुत किया इस दिशा में। 8 से 9 तक 100 करोड़ रुपया इस पर खर्चा किया, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए उसमें एक पैसा नहीं था। सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, उसी में बायो फर्टिलाइजर के लैब भी थे, फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल भी था। सॉइल हेल्थ के कार्ड के लिए उसमें पैसा नहीं था, तो राज्य सरकार राज्य कृषि विकास योजना में से पैसा निकाल कर कुछ करती थी। और जब सूरतगढ़ में हमारे प्रधानमंत्री ने सॉइल हेल्थ कार्ड एक मानक के आधार पर जब लॉन्चिंग किया, तो ये सवाल खड़े होने लगे, जी तो पहले से चल रहा है। अरे पहले से चल रहा है, किसी राज्य को एक पैसा नहीं मिलता था। और आपने 4 वर्षों तक जो 110 करोड़ दिया, उसमें सॉइल हेल्थ कार्ड छोड़ के बाकी सब काम के लिए पैसे। लेकिन हमारी सरकार ने 3 वर्ष के अंदर 350 करोड़ रुपए दिए हैं, और 17-18 के लिए 450 करोड़ का आवंटन दिया है। हमें माँ की चिंता है, और हम आपको बताएं कि राज्यों का इसमें सहयोग चाहिए। आप सब चिंतित थे, अपने अपने राज्य में बैठकर हमारे पास राज्यों से जो रिपोर्ट आई है, जो नमूने आए हैं, 11 करोड़ किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड छप रहे हैं, लेकिन 14 करोड़ किसानों को देना है और हर 2 साल पर रिन्यूअल करना है। इसमें हम सभी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक माननीय सांसद ने कहा कि वो जिला पदाधिकारी से मिले और उसको बोले कि हमको हमारे किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है, ये दबाव बढ़ाने की जरूरत है। हर जिला शासन पर, और अपनी सरकार है तो मिल बैठ के, विरोधी सरकार है तो दबाव बना के, अपनी सरकार है तो मिल बैठ के इस अभियान में सबको जुड़ना होगा, क्योंकि माता जब तक स्वस्थ नहीं, उसका बेटा खुशहाल नहीं हो सकता। मित्रों, अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रुकिए प्लीज फसल, माननीय मंत्री जी, नो दिस विल नॉट, आई विल नॉट अलाउ ऑल दिस थिंग, प्लीज कंप्लीट नाउ। अंतिम सर, मेरा अंतिम है, मेरा डोंट लिसन सर, मेरा अब अंतिम है। आप किसी की मत सुनो, केवल स्पीकर अंतिम है देख करके कि सिंचाई की बात हमारे मित्रों ने की है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की बात की है। बैठिए, आप बैठिए ना, बोलने दो। हाँ, बोलने दो प्लीज। महोदय, इस देश में 99 मध्यम और बड़ी परियोजनाएं 20-25 वर्ष से लंबित है, और हम सब सदस्य इस पर चर्चा करते रहे। तो मुझको बहुत आश्चर्य लगता है कि हम लोग चर्चा करते हैं तो ठीक है, लेकिन खड़गे जी की ओर से जब चर्चा आती है तो दिक्कत होता है। आपके भी कई सदस्य सिंचाई की बात कर रहे थे, डैम की बात कर रहे थे, लेकिन ये 99 मध्यम और बड़ी सिंचाई योजनाएं जो वर्षों से लंबित है देश में, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। हाँ, हम जिम्मेवार इस बात के लिए जरूर है कि हमारी सरकार आई और आने के बाद पिछले ही बजट में 20,000 करोड़ का कर्पस फंड का निर्माण किया, और 99 परियोजनाओं में से 23 परियोजनाओं के लिए 12,500 करोड़ रुपया राज्यों को दिया कि 17 में पूरा करो, 18 में 19 परियोजनाओं के लिए, और अगले 3 साल में इन 99 परियोजनाओं को जब तक पूरा नहीं करेंगे, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, तब तक प्रधानमंत्री या हमारा मंत्री परिषद
चैन से नहीं बैठने वाला है। ये हमारी प्रतिबद्धता है, इस काम को हम पूरा करेंगे। ये फसल बीमा का प्रीमियम, फसल बीमा जो है ये राज्य को टेंडर करना है। 10 प्राइवेट कंपनी है, 4 सरकारी कंपनी है, और कोई भी कंपनी वहां जाएगा तो ठेकेदार के रूप में जाएगा। जो कम प्रीमियम देगा उसको देना है। लेकिन किसी राज्य सरकार को लगता है कि नहीं तो प्रीमियम ज्यादा कर दिया, तो राज्यों को भी ये छूट है कि वो कंपनी एक बना ले, लेकिन किसानों का ये सुरक्षा कवच है, इसको लागू करने में देर नहीं करे। क्योंकि कई राज्यों को हमने देखा है कि राज्य खजाने पर बोझ न पड़े, इसलिए अंतिम तिथि है 30 तारीख को, तो 28 को नोटिफिकेशन करेगा। अब 2 दिन में कैसे होगा, तो 10 दिन हमको डेट बढ़ाना पड़ता है। आप एक कंपनी बना लो, सरकार की कंपनी बना लो, सरकार राज खजाने पर बोझ पड़ेगा। एक तरफ आत्महत्या की चिंता कर रहे हैं और दूसरे तरफ राज खजाने पर बोझ ना पड़े, इसके लिए किसान कल्याण की सुरक्षा कवच की अवहेलना करोगे तो देश के किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, मात्र 10% रिकवरी थी इतने बड़े राज्य में, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ा है। और जो राज्य सरकार इस सुरक्षा कवच को किसान को प्रदान नहीं करेगी उसको इसका भोगना पड़ेगा। ऋण पर हमने काफी चर्चा की है। हमारे महाराष्ट्र के भाई काफी जोर दे रहे हैं, तो हमने पूरी बात ऋण के संबंध में पहले ही रख दिया है और मैं समझता हूं कि उतनी जानकारी से भी उनको लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ महोदय, सबके सहयोग से ही देश के किसानों का भला होगा। राज्य की सरकार, भारत की सरकार मिलकर जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमने योजनाएं प्रारंभ की है, उसके क्रियान्वयन में सब जुटे, निश्चित रूप से किसानों का भाग्य बदलेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, गांव को मजबूत बनाना, गरीब को मजबूत बनाना, किसान को मजबूत बनाना, और इस सपना को पूरा करने के लिए हम सब जी जान से लगे हुए हैं।